प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं भाग 17। मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया। झटपट शरबत बनाया। मुंदर भाई, रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। वह आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्दों की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उसने ओठ में जल्दी जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुरंत दोनों शरबत लिए रानी के पास पहुँचे। मुंदर ने जूही को पिलाया, रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेजों के बिगुल का शब्द साफ सुनाई पड़ा। तोप का धड़ाका हुआ। गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा कटोरा नहीं पी सकी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर यह भी धर्मी मेरी देह को न छूने पाए। बस घोड़ा ले आओ। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा से अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलछलाती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं। मुंदर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जूही, अपने तोपखाने पर छका तो दे इन बैरियों को आज। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाई। खैर, अंग्रेजों के गोले की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए और जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को प्रदीप्त कर दिया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले तो जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा, कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजूर सवारों द्वारा कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना थी। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजूर सवारों ने हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजूर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रणकौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफ़ी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियर सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए हैं। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह तो तभी हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूल धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध पैदा कर दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के परपक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के दो मोर्चे छिन गए और अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक और आगे बढ़ी। उधर हुजर सवार जूही के तोपखाने पर टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई।
मरते समय उसने आह तक न की, गिर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात में असमर्थ थी वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उनके होठों पर अनंत दिव्यता की गोद में खेल गई। वर्दी के कट जाने पर हुजर सवारों ने देखा कि तोप खाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठ पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोप खाने का प्रबंध किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे संगीने सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर दो पार्श्व से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन किया दिया, परंतु उनके और भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अंग्रेजों की कड़ाबी ने संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार पराक्रम दिखाने लगे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीनों का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजूर सवार तथा संगीन बरदार पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बना दी। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोनरेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे को गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अविशिष्ट लाल कुर्ती सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहत्ती तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधि सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रणविद्या में पारंगत थे। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गईं। पीछे से कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे कुछ संगीनों वाले गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेजों की संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव कर करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया। वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने में के नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को ख़त्म कर दिया। हूल करारी थी, परंतु आंतें बच गई थी। रानी ने सोचा, स्वराज की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। रानी के से खून बह निकला। उस संगीन बरदार के ख़त्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई, उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पछाते हुए। रघुनाथ सिंह पास था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह ने कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे छूने न पावें। और वह घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों की तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे। मुंदर को मारने वाला भी मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोनरेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले की ढी पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। वे अंग्रेज सवार आ पहुँचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी।
गोली उनकी बाई जंघा में पड़ी। वह गले में मोती हीरो का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुए थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया था कि अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और सवार आगे निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी। बहुत पीड़ा थी। पेट और जांघ के घाव से खून के फव्वारे छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के पहुंचने से पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस तलवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने एक को घायल कर दिया, दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। उस कट्टर सिपाही की आंखें आंसुओं को मानो बरसने लगी और वह बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लगा। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उसने अड़ियल घोड़े को एक लात मारी। वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक अक्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रुंधा हुआ था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और ज़्यादा बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोर से आंसू पहुँचे। गला सा बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। भाग 17 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।